Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Avasthi. As we are continuing with our Indian Geography lecture series, this is lecture number 29. तो आपको याद होगा we are dealing with energy resources. उसमें हमने कोल का टॉपिक लिया था, we have completed the coal. सेकेंड टॉपिक हमने जो लिया था वो था पेट्रोलियम. We have done the petroleum also और हम पेट्रोलियम रिफाइनरी पे डिस्कशन कर रहे थे. तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं अपना. जो याद रखिएगा लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज वॉच माय लास्ट लेक्चर, दैट इज 28th लेक्चर, क्योंकि उस लेक्चर की कंटिन्यूटी है, दैट इज लेक्चर नंबर 29. और आज जो हमारा मेन डिस्कशन है वो है नेचुरल गैस पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, मैंने ये भी बताया था वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम रिफाइनरी अपना आता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज की, तो इंडिया में ये इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी डेवलप्ड है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन है. मतलब रिफाइंड, हम क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं बट उसको रिफाइंड प्रोडक्ट जो हम बाहर सेल कर रहे हैं या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं. मतलब हमारे पास ज्यादा है तो हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं. तो इसकी अगर मैं रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज की बात करूं तो पब्लिक सेक्टर में याद रखिएगा 17 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, याद रखिएगा, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है, पब्लिक सेक्टर में. तो ज्यादातर रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज क्या है, पब्लिक सेक्टर में है. बात करूं प्राइवेट की तो 3 प्राइवेट में भी है और ज्वाइंट वेंचर की बात करूं तो 2 ज्वाइंट वेंचर में भी है. तो मतलब दे आर 17 इन पब्लिक सेक्टर, दे आर 3 इन प्राइवेट, एंड इन टर्म्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर दे आर 2 इन ज्वाइंट वेंचर. फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर में कुछ रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज की बात करूं, दैट इज आपने सुना होगा IOCL, HPCL, BPCL. तो आपने ये सब सुना होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये सब एक बहुत बड़े एग्जांपल हैं फॉर द पब्लिक सेक्टर इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज. ज्वाइंट वेंचर सॉरी प्राइवेट की बात करूं तो रिलायंस इज फेमस, SR इज फेमस. रिलायंस की एक बहुत फेमस रिफाइनरी है दैट इज जामनगर में. पूछा जाता है जामनगर की लोकेशन कहां है, आंसर वुड बी गुजरात. ठीक है, तो ये कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, है ना. और ज्वाइंट वेंचर की बात करूं तो आप मध्य प्रदेश में बीना जगह पे जाएंगे तो यहां पर BPCL और ओमान का ज्वाइंट वेंचर है फॉर द पेट्रोलियम रिफाइनिंग. और एक एग्जांपल दूं तो HPCL और मित्तल ग्रुप का भटिंडा में एक ज्वाइंट वेंचर है. तो दीज आर सर्टेन ज्वाइंट वेंचर व्हिच हैव बीन वर्किंग फॉर द पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज. तो आपको बेसिक क्या याद रखना है, बेसिक ये याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर की ज्यादा रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, दैट्स इट. ठीक है, इसमें स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा, स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर, याद रखिएगा, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज आर लेस देन प्राइवेट सेक्टर. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर मैं ऑयल प्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, हमारे यहाँ क्या इश्यूज क्या है ऑयल प्रोडक्शन की. मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं बट इंडिया में भी कुछ ऑयल प्रोडक्शन होता है. मैंने बताया भी था आपको, दिग्बोई प्लेस है, ठीक है, बॉम्बे हाई है, ठीक है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन इश्यूज इन ऑयल प्रोडक्शन. तो वो इश्यूज मैं आपको बताऊं. पहला इश्यू तो अगर देखा है ऑयल प्रोडक्शन में तो रिफाइनरी का क्या इशू है कि जो रिफाइनरी है, ठीक है, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है वो उतना बेटर वर्क नहीं कर रही है. इसका रीजन है दे आर नॉट अपग्रेडेड. उतनी अपग्रेडेड रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज नहीं है हमारे यहाँ. ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मैन का ह्यूमन रिसोर्स का इशू है. ठीक है, क्रूड ऑयल आपको ही पता है ज्योग्राफिकली इंडिया में क्रूड ऑयल इतना नहीं मिलता है, वी हैव टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल, एक ये भी इशू है. और फाइनेंस का भी एक बहुत बड़ा इशू है, याद रखिएगा, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में. ये कुछ इश्यूज हैं रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में व्हिच हैज बीन क्रिएटिंग इश्यूज फॉर द ऑयल प्रोडक्शन आल्सो. ठीक है, चलिए तो ये था अपना पेट्रोलियम का टॉपिक एनर्जी रिसोर्सेज में. हम थर्ड टॉपिक की ओर मूव करते हैं. इस पे वो हमारा इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स होगा नेचुरल गैस. अब देखिए नेचुरल गैस जो मैंने लिया है इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा पहले आपको कि नेचुरल गैस कहां फाउंड होती है. ऑफ कोर्स इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, बट याद रखिए इट फाउंड मेनली इन सेडिमेंट्री बेसिन. तो आपको याद रखना सेडिमेंट्री रॉक या सेडिमेंट्री बेसिन में नेचुरल गैस मिलती है. तो एक खास पॉइंट मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली याद रखिएगा जहां आपको क्रूड ऑयल मिलता है उसी के साथ अपन को नेचुरल गैस भी मिलती है. इसलिए मैंने देखिए पेट्रोलियम के बाद अगला टॉपिक नेचुरल गैस लिया है. तो जनरली इट इज फाउंड विद क्रूड ऑयल, याद रखिएगा, इंडिया में खासकर याद रखिएगा, इंडिया में वी हैव अ नेचुरल गैस बट दे आर फाउंड विद द क्रूड ऑयल. ठीक है, जहां क्रूड ऑयल मिलता है वहीं से हमें नेचुरल गैस भी मिलती है. याद रखिएगा इंडिया में ऑफ कोर्स इट इज नॉट इनफ, इतना नेचुरल गैस नहीं है, याद रखिएगा, वी लैक इन नेचुरल गैस. ठीक है, बट दे आर सर्टेन समटाइम्स दे आर अलोन आल्सो. मतलब इनके जो बेसिन है नेचुरल गैस के, जरूरी नहीं हमेशा क्रूड ऑयल जहां हो वहीं पर मिले. कभी कभी ये इंडिविजुअल भी बेसिन्स होते हैं जहां पर सिर्फ नेचुरल गैस मिलती है, बट ऐसा इंडिया में नहीं है. याद रखिएगा इंडिया में मेनली क्रूड ऑयल के साथ ही मिलता है. यूएसए की बात करूं देयर आर सर्टेन बेसिन्स जहां पर सिर्फ नेचुरल गैस मिलती है. इंडिया में ऐसा नहीं है. बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
याद रखिए नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। और मीथेन जो होता है वो एयर से लाइटर रहता है, ये आपको याद रखना है। इट इज लाइटर देन एयर, एयर से लाइटर है, ठीक है, बट टॉक्सिक, इट इज टॉक्सिक ऑल्सो, ठीक है, रिमेंबर। तो याद रखिएगा इसको तो अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको करना है इन नेचुरल गैस का तो आपको एयर टाइट टैंक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो याद रखिए टाइट, यहाँ जो टैंक्स होंगे वो एयर टाइट होंगे, यहाँ पर लीकेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, टैंक्स की क्वालिटी, मैंने बोला इसको टाइट टैंक्स की जरूरत है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कॉस्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, आपको याद रखना है। अगर मैं एरिया की भी बात करूं ना तो याद रखिएगा अगर क्रूड ऑयल को अगर x स्पेस लगती है स्टोर करने में तो नेचुरल गैस को 4x लगती है, याद रखिएगा, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा, मतलब जितने स्पेस में आप क्रूड ऑयल को स्टोर कर सकते हैं उससे 4 गुना आपको 4 टाइम्स ज्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगी टू स्टोर नेचुरल गैस। दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस आर, याद रखिए, कॉस्टलियर, ठीक है, कॉस्टली होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं, ऑफ कोर्स मैंने बताया आपको क्रूड ऑयल जहां मिलता है वहीं पर नेचुरल गैस मिलती है। तो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस अगर इंडिया में बात की जाए किस एरिया में मिलती है तो आंसर वुड बी बॉम्बे हाई, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल भी हमको यहीं पे मिल रहा था, ठीक है। सेकंड नंबर पे गुजरात है, जो सेकंड नंबर पे ज्यादा नेचुरल गैस है। थर्ड है असम, फोर्थ है कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड द लास्ट वन इज कावेरी बेसिन। तो इन बेसिन को अगर देखा जाए, आपको याद पूरे नहीं रखने, बस याद रखिए बॉम्बे हाई में ही सबसे ज्यादा नेचुरल गैस मिलती है, ठीक है। और हमने मेरे में आपको बताया कि ऑफ कोर्स वी हैव लेस क्रूड ऑयल, तो लॉजिकली वी हैव आल्सो लेस नेचुरल गैस आल्सो, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो नेचुरल गैस कर रहे हैं वो कतर से कर रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब एक नेचुरल गैस की एक प्रॉपर्टी कह लीजिए या एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली नेचुरल गैस क्या होती है, यार देखिए नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया बहुत डिफिकल्ट है, तो करते क्या है यहाँ पर, नेचुरल गैस को अपन याद रखिएगा लिक्विफाइड करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विफाइड करते हैं। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG उसको अपन कह सकते हैं। तो अपन को नेचुरल गैस को क्या करना है, लिक्विफाइड करना है। अगर आप नेचुरल गैस को लिक्विफाइड कर देते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। तो इसका मतलब आपको वो टेक्नोलॉजी, वो प्लांट्स चाहिए जो नेचुरल गैस को क्या कर सके, लिक्विफाइड कर सके, ठीक है। और लिक्विफाइड हो गई तो याद रखिएगा इजी ट्रांसपोर्टेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस तक आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, पाइपलाइन के मीडियम से। किसके थ्रू, थ्रू पाइपलाइन यू कैन इजीली ट्रांसपोर्ट द नेचुरल गैस। उसको आप लिक्विफाइड करिए, उसके बाद लिक्विफाइड होने के बाद क्या करिए, उसको वापस रीगैसिफिकेशन प्लांट से वापस उसको नेचुरल गैस बना लीजिए। तो ये ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूं कतर का, मान लो कतर के पास नेचुरल गैस बहुत सारी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, नेचुरल गैस को इंपोर्ट करेगी कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करेगी। तो लेट अस सपोज जो कतर है वो एक्सपोर्ट करता है क्या, नेचुरल गैस, किसको, इंडिया को। तो रिमेंबर, तो उसके पास क्या होना चाहिए, लिक्विफिकेशन प्लांट होना चाहिए, जिससे वो नेचुरल गैस को क्या कर दे, लिक्विफाइड कर दे, LNG के फॉर्म में रख दे। फिर वो एक्सपोर्ट किसने किया, इंडिया को। तो इंडिया क्या हो गई, इंपोर्टिंग कंट्री हो गई, किसकी, LNG की जो आ रही है। तो इंडिया के पास कौन सा प्लांट होना चाहिए, रीगैसिफिकेशन प्लांट, मतलब वो LNG को वापस नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर सके। तो याद रखिएगा अगर ऐसा होता है तो नेचुरल गैस इज वन ऑफ द गुड, याद रखिएगा, एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये कंडीशन से ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में ऐसी बात नहीं, रीगैसिफिकेशन प्लांट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, कहां कहां ये रीगैसिफिकेशन प्लांट स्टैब्लिश किए गए हैं। जैसे कि याद रखिएगा गुजरात में दहेज, वेरी फेमस प्लेस, पूछा सकता है ये दहेज प्लेस कहां पर है, आंसर वुड बी गुजरात, ठीक है। हजारिया, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं एक्चुअली गुजरात में ये दोनों जो रीगैसिफिकेशन प्लांट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। कोची में केरल है, ठीक है, कोची में रीगैसिफिकेशन प्लांट है, यानी कि दबोल है, और ककीनाडा। तो याद रखिए ककीनाडा भी एक प्लेस है जहां पर रीगैसिफिकेशन प्लांट है, और ये ककीनाडा इज ए प्लेस इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ककीनाडा में आपको बताऊं एक इस समय वहां पर एक फ्लोटिंग रीगैसिफिकेशन प्लांट भी बनाया जाता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है फ्लोटिंग रीगैसिफिकेशन यूनिट भी स्टैब्लिश की जा रही है आंध्र प्रदेश के ककीनाडा प्लेस पे, ठीक है। तो देखा जाए तो इंडिया में मैंने 5 आपको रीगैसिफिकेशन प्लांट्स यहां पर लिखे हुए हैं। दहेज, हजारिया वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैब्लिश इन गुजरात, कोची, दबोल और ककीनाडा भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। और कुछ रीगैसिफिकेशन प्लांट इंडिया में स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्लांट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुए, जैसे कि
मुंद्रा में है, याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। प्रपोज्ड है, अभी पूरा बना नहीं है, ठीक है। पीपावाव, याद रखिएगा पीपावाव ये भी गुजरात में है, ये भी रीगैसिफिकेशन प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है। और गंगावरम ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी एक रीगैसिफिकेशन प्लांट प्रपोज्ड है, इसको बनाया जा रहा है। तो आपको लोकेशन याद रखनी है, पूछ सकते हैं आपसे मुंद्रा कहां पर है ना, तो आपको ये याद रखना है, ये नहीं याद रखना है कि रीगैसिफिकेशन प्लांट यहां पर है, आप सिर्फ लोकेशन याद रखिए और थोड़ा बहुत अगर याद हो सके तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में, दैट इज नेचुरल गैस में। देखिए अपन को नेचुरल गैस तो जनरली मैं आपको बताऊं ज्यादा डीप नहीं मिलती है। अगर बात करें, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेस है तो आपको यहीं पर सेडिमेंट्री बेसिन उसका मिल जाएगा और इजीली आप नेचुरल गैस को बाहर निकाल सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो, ठीक है। मतलब क्रूड ऑयल के साथ मिलती है, वहां पे आपको अलग करना पड़ता है। लेकिन कुछ डीपर पार्ट में, मतलब अर्थ के नीचे डीपर पार्ट में एक डीपर बेसिन अपन कह सकते हैं, वहां पर भी कुछ सेडिमेंट्री बेसिन पाए जाते हैं, एक डीपर, ठीक है। अब वो अर्थ के बहुत डीप में है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू उस नेचुरल गैस को हम कैसे निकालें। तो याद रखिएगा डीपर पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री बेसिन, जो सेडिमेंट्री बेसिन अर्थ के बहुत डीपर पाए जाते हैं, ठीक है, तो उस गैस को अपन कह सकते हैं अनकन्वेंशनल गैस, या तो उसको कह सकते हैं बेसिन सेंटर्ड गैस, या थर्ड उसको टाइट गैस सैंड भी कह सकते हैं। याद रखिएगा नेचुरल गैस और उसमें डिफरेंस है, क्योंकि नेचुरल गैस तो मैंने भी आपको बताया ऊपर पाया जाता है, ठीक है, ज्यादा डेप्थ पे नहीं रहता है, और नेचुरल गैस को निकालने के लिए नेचुरल फ्रैक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, मतलब उसमें अपन को आर्टिफिशियल फ्रैक्चरिंग नहीं करनी पड़ती है, वहां पर नेचुरल फ्रैक्चर्स रहते हैं जिससे इजीली हम नेचुरल गैस को निकाल सकते हैं। बट याद रखिए ये ऐसी अगर सेडिमेंट्री बेसिन है जो अर्थ के अंदर है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अगर इसको आपको निकालना है अनकन्वेंशनल गैस या बेसिन सेंटर्ड गैस तो इसका आपका जो एनर्जी सिक्योरिटी का इश्यू है वो बहुत अच्छा टैकल हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं इसका और नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस है, तो देखिए सबसे पहले कि इसमें कोई नेचुरल फ्रैक्चर्स नहीं रहते हैं, किसमें, इस बेसिन सेंटर्ड गैस में, ठीक है, इसमें कोई नेचुरल फ्रैक्चर्स नहीं रहते हैं, तो इसमें अपन को आर्टिफिशियल फ्रैक्चर्स डेवलप करना पड़ता है, और ये डीप भी है तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजीज की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसमें अपन को ड्रिलिंग करनी पड़ती है, फिर ड्रिलिंग करके पाइप डाल के उसमें एजेंट्स के थ्रू अपन को सैंड का, केमिकल्स का और वाटर्स का ये मिला के एक एजेंट जो रहता है वो अपन को डालना पड़ता है उसमें, ठीक है, अर्थ के अंदर डीप में, जिससे हम वो अनकन्वेंशनल गैस को या डीपर सेडिमेंट्री बेसिन की जो बेसिन सेंटर्ड गैस है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्निक ये अभी इंडिया में डेवलप नहीं है, यूएसए में ये टेक्निक डेवलप है और यूएसए इस टेक्निक से इस बेसिन सेंटर्ड गैस का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको याद रखना है ये फ्यूचरिस्टिक मोड में हम लिख सकते हैं, इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो हम ऐसी गैसेस का भी सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी गैस का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, नेचुरल गैस का, तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस आती हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस में आपको बता रहा हूं, क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइंस बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। पहला है तापी गैस पाइपलाइन, याद रखिएगा टी से तुर्कमेनिस्तान है, ए से अफगानिस्तान है, पी से पाकिस्तान है और आई से इंडिया है। तो तुर्कमेनिस्तान से इंडिया कनेक्टिविटी है, याद रखिएगा गैस पाइपलाइन की, अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगली गैस पाइपलाइन की बात करूं तो आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया, ये गैस पाइपलाइन है, ये भी अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं पीछे पाकिस्तान है, एक हॉस्टाइल नेबर है जिसकी वजह से ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगली गैस पाइपलाइन रशिया इंडिया पाइपलाइन, ये पाइपलाइन के ऑफ कोर्स प्रपोज्ड है, अभी डेवलप नहीं हुई है। इसके दो मैप बनाए जा रहे हैं कि इसके थ्रू आ सकती है। पहला मैप है वाई हिमालयास, मतलब चाइना के थ्रू हिमालयास को लेते हुए अपन ये पाइपलाइन डेवलप कर सकें, या दूसरा है रशिया तुर्कमेनिस्तान तक कनेक्ट कर देगी और फिर तुर्कमेनिस्तान से आपकी तापी वैसी बन जाएगी आगे चल के, तो वहां से आपको गैस मिल सकता है। तो अभी तापी नहीं बनी है, तो इंडिया की जो रशिया की पाइपलाइन ये भी अभी ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। तो ये सब प्रपोज्ड है, ठीक है। तापी तो आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट स्टिल इट हैज बीन नॉट बीन कंप्लीटेड। इवन आईपीआई में भी यही है, इवन ईरान ने तो आईपीआई में डेवलप भी कर लिया है, बट पाकिस्तान ने नहीं किया बिकॉज ऑफ लेस फंड्स, उनके इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तापी गैस पाइपलाइन की बात करूं, याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान से है, और इंडिया में याद रखिएगा फजीका एक प्लेस है, फजीका दैट इज पंजाब में है, जहां तक ये पाइपलाइन आएगी, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान से याद रखिएगा गालकेंश फील्ड है, ठीक है, ये गालकेंश फील्ड से तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन कनेक्ट होगी, और याद रखिएगा फजिल्का जो प्लेस है पंजाब में, यहां तक गैस कनेक्ट होगी, ठीक है। तो पंजाब से तुर्कमेनिस्तान अपन पूरा कनेक्ट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक अभी ये पॉसिबल है इस कंडीशंस में कि हम ऐसी पाइपलाइन डेवलप कर पाए। ऑपरेशनल होना था इसको 2018 में, बट अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है। आईपीआई की बात करूं तो आईपीआई भी जो पाइपलाइन है वो भी ऑपरेशनल नहीं हो पाई है। इसमें रीजन है ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएसए ने, तो ईरान से कोई
कुछ चीजें नहीं ले सकता, चाहे वो गैस हो, क्रूड ऑयल हो, तो एक ये इशू है। इवन सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट नहीं करता ईरान का, सुन्नी और शिया का इशू है उनका, ठीक है। तो वो सऊदी अरेबिया भी ईरान को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसका भी एक इशू है, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक इश्यूज की वजह से आईपीआई डेवलप नहीं हो पा रही है। इंडिया ने इवन ये भी एक सोल्यूशन निकाला कि हम पाकिस्तान को अगर हटा दें यहाँ से, है ना, तो ईरान से इंडिया पाइपलाइन लाई जा सकती है। लेकिन ये ज्योग्राफिकल कैसे पॉसिबल है, तो उनका ये कह रहा था कि हम अंडर सी गैस पाइपलाइन लाएंगे, मतलब समुद्र के अंदर से पाइपलाइन ले आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। इस पे बात चल रही है, बात याद रखिएगा, इसमें ईरान, ओमान और इंडिया, ये तीनों मिलके ये पॉसिबल कर सकते हैं। बट याद रखिए ये सब प्रपोज है, अभी इसमें तो कुछ ऑपरेशनल नहीं हुआ है। बट याद रखिएगा तापी, आईपीआई, रशिया इंडिया पाइपलाइन, इन सबको हमें प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की सख्त जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ नेचुरल गैस का। आगे हम अभी और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे और भी रिसोर्सेज हैं। न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर में हमें याद रखिए थोरियम डिस्कस करना है, यूरेनियम डिस्कस करना है। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स, कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, कमेंट करते हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लेक्चर्स को और बेटर और जल्दी स्पीड में सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। जिनके मन में डाउट है लेक्चर्स कब तक कंप्लीट होंगे इंडियन ज्योग्राफी के, देयर आर 40 लेक्चर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, 11 लेक्चर्स और बचे हैं, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट सर्विसेज की, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीएससी हो, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं, तो आपको इजी होगा पढ़ने में। थैंक यू।